हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। आज फिर से हम एक आगे की क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा आप देख चुके हैं कि मैंने वीडियोस काफ़ी सारे डाले हैं जो आपके डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन विच एस्पेक्ट ऑफ द सेल। तो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो किसने अपना कल डिस्कशन किया था, डेनियली सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और सैंडविच मॉडल आपका डेनियल एंड डेवसन ने दिया था। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो क्या है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड है आपका, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट। दोनों ही चीज़ें इससे हमें पता चलती हैं। उसकी स्ट्रक्चरल के बारे में भी पता चलता है, उसका फंक्शन एस्पेक्ट भी हमें पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, दिस मीन्स दैट। देखिए नाम से पता चल रहा है सेलेक्टिव परमेबल, यानी ऐसी झिल्ली जिसके अंदर सिर्फ सेलेक्टिव मटेरियल ही जाए। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखिए सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल को अंदर जाने देती है। जैसे अगर गैसेस एक्सचेंज होना है O2 और CO2, ये O2 है, अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई बाहर है और अंदर सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी। यानी आउटर साइड में हाइयर कंसंट्रेशन है और लोअर साइड में ये कैसी कंसंट्रेशन है, अंदर की साइड में कैसी कंसंट्रेशन है, लो। तो हाई से पार्टिकल लो की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर। सेम ऐसा होगा अगर सेल के अंदर O2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो हाई से लो की तरफ चला जाएगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक काम हो जाता है कि वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल को ही अंदर जाने देती है। ये जाती किस प्रोसेस के थ्रू है, तो आपने केमिस्ट्री में एक वर्ड पढ़ा होगा, डिफ्यूजन। क्या वर्ड पढ़ा होगा हमने, डिफ्यूजन। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम एक बात करें तो डिफ्यूजन की बात हो गई। अगर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होना है, वाटर मॉलिक्यूल अगर सेल के अंदर जाना है तो वो किस मेथड से जाएगा, तो उसको भी याद रखिएगा, ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस से जाता है, ऑस्मोसिस। इसमें भी वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए आगे मूव करते हैं। मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो किससे पास हो जाए। हाँ, मैंने इसका आपको आंसर बताया, आई डोंट नो। आई अलाउ ओनली सर्टेन मटेरियल टू पास, मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं उसका सेलेक्टिव नाम है ना, ये कुछ ही मटेरियल को अंदर बाहर जाने देती है, अंदर जाने देती है और बाहर से अंदर आने देती है ना। देखिए इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि मेम्ब्रेन से बिना किसी एनर्जी को यूज़ किए स्पेशल मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन की, उससे आर पार हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक्टिव नहीं, पैसिव कहलाता है। क्या कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। याद रखेंगे। देखिए क्या बताया मैंने, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफ अक्रॉस, है ना, द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, जिसमें रिक्वायरमेंट ना हो एनर्जी की, यहाँ से टर्म आपको याद रखना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, पैसिव, है ना। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन से उसमें पार्टिकल आर पार जा पाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन। तो यह जनरली स्मॉलर मॉलिक्यूल पास इजीली एंड रेडिली देन लार्जर मॉलिक्यूल, यानी इनमें से कौन सा आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ देखेंगे हम, ये तो ठीक लग रहा है कि इनकरेक्ट तो नहीं है पहली लाइन। स्मॉलर मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाएंगे लार्जर के कंपैरिजन में। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस पास थ्रो इट लेस रेडिली देन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, जो यानी वाटर में घुले हुए सब्सटेंस जल्दी पास होंगे, लिपिड में घुले हुए सब्सटेंस की ये लाइन भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड, लिपिड फैट की यूनिट होती है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है लिपिड के साथ, तो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो है इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। क्या इसमें कोलेस्ट्रॉल का एडिशन होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है इन एडिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, जो ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है इट ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इसका ये भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी तीनों
करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। इसने पूछा है इनकरेक्ट ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इनमें से कौन सा आपका एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है? तो अभी ये जो हमने पढ़ा इससे ऊपर वाला, ये क्या था? विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट था। अब जिसमें एनर्जी की नीड है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। याद रखेंगे इतनी चीज, जिसमें एनर्जी की नीड है वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जिसमें नहीं है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, द फंक्शन ऑफ इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन इज नॉट। अब इनमें से क्या फंक्शन नहीं है इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन का? तो देखिए, कीप द सेल रिजिडिटी, सेल वॉल का काम है ये। सेल वॉल का काम है कि वो उसकी क्या बनाए रखे? रिजिडिटी बनाए रखे। तो ये कह रहा है द फंक्शन ऑफ इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन इज नॉट टू, क्या नहीं है इनमें से? तो कीप द सेल रिजिडिटी सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स। तो ये सेल वॉल का काम है कि आपकी सेल की रिजिडिटी को बनाए रखता है और उसको कोलैप्स नहीं होने देता, टूट गिरने नहीं देता, है ना, टूट कर। फिर है स्टेबलाइज अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विद इन द सेल। इंटरसेलुलर का ये फंक्शन है कि ये क्या बनाने का काम करेगा? कंपार्टमेंट। प्रोवाइड द नीट पार्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड पिगमेंट, ये प्रोवाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंजाइम एंड पिगमेंट के लिए भी, है ना, एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन करेगा ये, है ना। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल। प्रोवाइड करेगा सिस्टम के अंदर, है ना, किसको? चैनल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन द सेल, ताकि जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है इसकी हेल्प से सारे न्यूट्रिएंट जो हैं उनका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ये काम तो ये करेगा। अब क्या नहीं करेगा? तो कीप द सेल रिजिडिटी सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स, ये रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। रिजिडिटी का आप याद रखिएगा, ये एक तो वैक्यूल है, वैक्यूल बनाए रखता है स्ट्रेंथ को, है ना, जिसकी वजह से प्लांट सेल में ये बड़ा पाया जाता है, एनिमल सेल में छोटा पाया जाता है। फिर है इफ़ यू रिमूव द सेल वॉल, अगर सेल वॉल ही हम रिमूव कर दे रहे हैं फ्रॉम अ प्लांट सेल एंड प्लेस इट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो अगर हम क्या कर दें, प्लांट सेल वॉल ही हमने हटा के रख दी और इसे पानी की बूंद के अंदर एक सेल को रख दिया, तो क्या होगा? इट द सेल वुड ब्रस्ट, सेल जो है वो ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, कंटिन्यूसली ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इन प्लांट। तो देखिए, एक कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल, जैसे सपोज कीजिए ये सेल है, ये सेल है, इन दोनों का साइटोप्लाज्म जो है उनके बीच में कनेक्शन किसकी हेल्प से बनेगा? तो ये वो प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से कनेक्शन बन जाता है ना। तो साइटोप्लाज्म एक दूसरे में पहुंच सकता है। क्लियर है? नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। फिर है डाई इंजेक्टेड इनटू अ प्लांट सेल, अगर हम कोई भी डाई लेकर हम इसमें इंजेक्ट कर दें प्लांट सेल में, माइट बी एबल टू एंटर एन एडजेसेंट सेल थ्रू, किसके सहारे से वो एंटर करेगी, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं, ऑप्शन है आपके, हाँ, तो आपको दे रखा है माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट अभी बताया, वो जो डाई है वो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से ही एंटर करेगी, है ना। फिर है विच ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन में नहीं आता है ये, है ना, बाकी सब आते हैं, ईआर आता है, लाइजोसोम्स आता है, गोल्जी अपरेटस। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम आता है, गोल्जी अपरेटस आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है। किस में नहीं आता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता। इसके बाद है अ सेल विच इज़ वेरी एक्टिव इन द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, यानी कि एक सेल है जो एक्टिव है सिंथेसिस करने में एंड सीक्रेशन करने में, किसके? प्रोटीन के, तो वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव, उनमें क्या होना चाहिए? देखिए, आपको मैं एक बहुत अच्छी सी चीज़ बता दूं, जो आपके प्रोटीन का सिंथेसिस करने में जो हेल्प कर रहा है, तो ईआर में आप पढ़ेंगे RER और एक पढ़ेंगे SER। SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ सरफेस होता है इस पर क्या होते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है आपका?
सिंथेसिस भी करता है, सिक्रेशन भी करता है प्रोटीन का। तो ये कौन करता है? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इसीलिए कह रहे हैं कि उस पे ये प्रोटीन के राइबोसोम्स बनाने वाले नहीं पाए जाते, तो इसीलिए इसको, यानी इसमें क्या कह रहा है, विच इज एक्टिवली सिंथेसिस। तो प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है? मोर RER और देन लेस SER। SER से ज़्यादा कौन हेल्प कर रहा है? RER कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन इज। तो देखिए कौन सा ऑर्गेनल है ये इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसिलेशन ऑफ प्रोटीन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ER है, मतलब प्रोटीन से जुड़े हुए ज़्यादातर काम ER पे हो रहे हैं क्योंकि राइबोसोम्स में RER पे प्रेजेंट है। फिर है डैश इज द डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन कनेक्ट है? यानी आप देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये कौन है आपका? ER है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे कनेक्ट है? न्यूक्लियस से, डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन से। तो ये ER ही इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर प्लांट सेल का डायग्राम देखेंगे वहाँ पर आपको क्लियरली तैयार हो जाएगा, उसको तो आपको तैयार ही करना है। डायग्राम डायरेक्ट भी पूछा जाता है, चाहे वो कोई से भी क्लास के बच्चे हों या कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों, सबको प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम भर भर के दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। P and Q आर द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली। तो P जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये देखो डायग्राम वही है। Q पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, Q साइट पे, तो ऑब्वियस नाम से पता चल रहा है भाई प्रोटीन की साइट हो गई, और ये क्या है? ये लिपिड की साइट हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे P and Q आर द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस। तो P वाली पे तो क्या है आपका? लिपिड आ जाएगा, ये वाला P वाली साइड पे, ये ट्यूबुल्स की फॉर्म है तो यहाँ पर लिपिड आ जाएगा, और ये दूसरी साइड में आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव कर लेते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम सर्कुलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग आर द फंक्शन ऑफ। भाई देखो पहला तो हमें यहाँ से हिंट मिल गया, प्रोटीन सिंथेसिस अभी बताया, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? ER पे होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने तैयार कराया था बच्चों को, और ये डायरेक्ट उनके पेपर में भी फंसा था। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग आपका कौन करता है? ER हेल्प करता है इसमें। ठीक है, कौन करता है? ER। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, एंजाइम सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, कोई भी एक आ सकता है। आप ध्यान रखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही काम है। यानी SER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसिस। वो किसकी सिंथेसिस में SER हेल्प कर रहा है? स्टेरॉइड को बनाने में। ठीक है, स्टेरॉइड को बनाने में आपके ये हेल्प कर रहा है। इसके बाद है विच ऑर्गेनल हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड एंड विजुअल पिगमेंट इन एपिथेलियल सेल ऑफ रेटिना। कौन सा ऑर्गेनल हेल्प कर रहा है इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड? लिपिड के सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में, स्टेरॉइड बनाने में, विजुअल देखने वाले जो पिगमेंट हैं इन एपिथेलियल सेल ऑफ रेटिना। रेटिना में जो देखने वाले एपिथेलियल सेल हैं रेटिना के, विजुअल पिगमेंट हैं, वो कौन बनाने में हेल्प कर रहा है? कौन सा ऑर्गेनल? तो आप याद रखेंगे लिपिड की सिंथेसिस कर रहा है SER, है ना, और अगर प्रोटीन की सिंथेसिस होती तो RER। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस नीडेड बाय। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस करने में सब्सटेंस के नीडेड बाय सेल। तो देखिए जो सेल को सब्सटेंस चाहिए वो कौन बनाने में हेल्प कर रहा है? एक तो आप कर रहा है राइबोसोम्स, RER और SER, है ना, तीनों ही ER में पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल आर नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। यानी किसके नाम पर पड़ा हुआ है वो ऑर्गेनल का नाम? तो कैमलियो गैल्जी थे जिन्होंने गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की हुई है। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, अब है सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट लेबल ऑफ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ। ये देखिए आपको एक डायग्राम दिखा रखा है। A पर आपका आ जाएगा सिस्टर्नी, ये क्या है? सिस्टर्नी है
ए ऑप्शन पर ये है आपके सिस्टर्नी, बी है आपका वेसिकल्स, ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा गोलू सा दिखाई दे रहा है, ये है वेसिकल्स, है ना। और फिर सी है आपका ट्रांसफेज और डी है आपका सिस फेज। ये वाली जो सरफेस है ये सिस फेज ट्रांसफेज कहला रही है और डी वाले ऑप्शन में ये सिस फेज कहलाती है। तो ए वापस से समझ लेते हैं, सिस्टर्नी, बी है आपका वेसिकल्स, सी है आपका ट्रांसफेज और डी है सिस फेज। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, वैसे तो होंगी डेफिनेटली, इतनी मेहनत से मैं बना रही हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो सके एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।